डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से बदली मध्य प्रदेश के जबलपुर में किसानों की तकदीर। आर्थिक सहायता ने ग्रामीण इलाकों में खेती किसानी को दी नई दिशा। किसानों में सरकार के प्रति बड़ा आत्मविश्वास। देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया तैयार। भारत नेट परियोजना के तहत हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई ये तैयारी। बिहार के नवादा में हरित क्रांति की सफलता पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। नए उर्वरकों की जानकारी के साथ साथ समेकित पोषक तत्व एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी परिशिष्यों को कराई जाएगी उपलब्ध। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में गर्मी का प्रकोप। अगले 2 से 3 दिन हीट वेव का अलर्ट। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता ने मध्य प्रदेश के जबलपुर के ग्रामीण इलाकों में खेती किसानी को एक नई दिशा दे दी है। जिले के कैंट विधानसभा क्षेत्र के रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 66 अंतर्गत टेमर भिट्टा क्षेत्र के कई किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। उनका कहना है कि अब खेती उनके लिए आसान और सुविधाजनक हो गई है। उन्हें समय पर खाद, बीज और डीजल मिलने के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आर्थिक सहायता भी मिल रही है, जिससे खेती करना अब आसान हो गया है। इस योजना से उन्हें बड़ा सहारा मिला है और वह प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। उन्हें हर सुविधा समय पर ही उपलब्ध हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने किसानों की परेशानियों को गंभीरता से लिया है और योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन को आसान बनाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है और उन्हें यह विश्वास हुआ है कि सरकार उनके साथ है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार कर लिया गया है। संचार मंत्रालय ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि 25 मार्च तक ऑप्टिकल फाइबर केबल की लंबाई बढ़ाकर 42.13 लाख रूट किलोमीटर हो गई है। लगभग 12,21,014 फाइबर टू दी होम कनेक्शन चालू हो चुके हैं और 1,04,574 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जा चुके हैं। इस परियोजना का उद्देश्य शुरू में देश भर में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना था। इस पहल का उद्देश्य पंचायतों के कामकाज में सुधार लाना है, उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। इसमें ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में राउटर के साथ IP/MPLS नेटवर्क, 10 साल तक संचालन और रखरखाव, पावर बैकअप और रिमोट फाइबर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। बिहार के नवादा में हरित क्रांति की सफलता को ले कृषि विज्ञान केंद्र, ग्राम निर्माण मंडल, सर्वोदय आश्रम सोखोदेवरा में सोमवार को खाद व उर्वरक विक्रेताओं के लिए 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वैज्ञानिकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नए उर्वरकों की जानकारी के साथ साथ समेकित पोषक तत्व एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी को उपलब्ध कराया गया। वहीं गुणवत्तापूर्ण उर्वरक की पहचान, फसलवार उर्वरकों की मात्रा, मिट्टी में पोषक तत्व की कमी के लक्षण, मृदा जांच के लिए मिट्टी नमूना लेने की विधि आदि की भी जानकारी दी जाएगी। भारत की महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों में से एक है गन्ना, जो देश के कृषि परिदृश्य और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में उगाया जाता है। गन्ने की प्राकृतिक खेती की तरफ किसान अब अधिक आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि इसमें लागत कम और मुनाफा ज़्यादा होता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शमीम अख्तर ने कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार से बातचीत की। उत्तर प्रदेश देश भर में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और सरकार का ये प्रयास भी है कि गन्ने के जो भी किसान हैं उनको अच्छी उत्पाद मिले और उनकी आमदनी बढ़े। गन्ना की प्राकृतिक खेती ये क्या है और ये कैसे की जाती है, इससे क्या लाभ होता है, इस पर बात करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर गाजियाबाद के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार हमारे साथ हैं। देखिए, हमारा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती मिशन चलाया जा रहा है। उसी क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ना विशेष के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक गन्ना विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना चलाई जा रही है। और प्राकृतिक खेती, चूंकि आने वाले समय में जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था कि भी किस प्रकार से कृषकों की आय दोगुनी की जाए, चूंकि अभी तक जो हमारी खेती होती थी वो रासायनिक आधारित थी और अब चूंकि हमें वैश्विक बाजार में अपनी गुणवत्ता को बनाए रखना है, हमारी मृदा उर्वरता को बनाए रखना है, हमारे जो भी प्राकृतिक संसाधन है या पारिस्थितिकी है उसको संतुलित बनाए रखना है, तो इसके लिए हमारे प्राकृतिक खेती ही विकल्प है। गन्ने की प्राकृतिक खेती, इससे फसल की गुणवत्ता पे क्या असर पड़ता है? गुणवत्ता पर ही असली असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो प्राकृतिक उत्पाद है उसमें हमारे जो खनिज तत्व हैं, विटामिन है और हमारे अन्य जो इतने भी पोषक तत्व हैं उनमें वृद्धि होती है, क्योंकि जो हमारी मृदा में तत्व होंगे वही हमारी फसल में आएंगे। और प्राकृतिक खेती में हम मृदा को इस तरीके से तैयार करते हैं कि उसमें कोई भी तत्वों की कमी ना रहे। तो इसमें प्राकृतिक खाद क्या क्या इसमें डाला जाता है? इसके लिए हमारे प्राकृतिक खेती के अंग हैं, जैसे जीवामृत है, बीजामृत है, अग्निअस्त्र है, नीमास्त्र है, किण्विकृत मट्ठा है। तो ये इस प्रकार से हमारे घोल बनाए गए हैं और ये सब प्राकृतिक उत्पाद से ही तैयार है कि जैसे जीवामृत है और हमारा बीजामृत है। जीवामृत में जो हमारे उर्वरक की आवश्यकता है वो पूरी होती है। जीवामृत में हम गोबर, गोमूत्र और बेसन और गुड़ और छाया की मिट्टी का प्रयोग करके उससे तैयार किया जाता है। चूंकि बीज जब हम बोते हैं तो उससे उपचारित करना आवश्यक होता है, तो इसके लिए प्राकृतिक खेती में बीजामृत तैयार किया जाता है। सारा जो घोल बनाया गया वो हमारी देसी गाय के उत्पाद गोमूत्र या हमारे गाय के गोबर पर ही आश्रित बनाया गया है। कोई भी प्राकृतिक खेती में फसलों पर कीड़ा और बीमारी आती है तो उसके लिए नीमास्त्र जो नीम के पत्तों से तैयार किया जाता है और वो गोबर और गोमूत्र से, और अग्निअस्त्र जो हमारा उसमें तांबे की भी छड़ी डाली जाती है और गोमूत्र और हमारा गोबर। तो अग्निअस्त्र और नीमास्त्र से हम कीड़े और बीमारी का प्रकोप कम करते हैं। इसी प्रकार से किण्विकृत मट्ठा है, जैसे कि गन्ने में खासकर गन्ने में जब हमारा कोई भी ऐसी समस्या आती है तो उसको जो है छाछ को या मट्ठे को फर्मेंटेड कर लेते हैं और फिर उसका स्प्रे करते हैं तो हमारा जो है कीड़े और बीमारी का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। सर, अगर गन्ने की प्राकृतिक खेती में हम लागत की बात करें तो लागत कितना कम हो जाता है? देखिए, अगर लागत की बात करें तो हम रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती में तुलना करें, मुश्किल से रसायन की अपेक्षा रासायनिक खेती की अपेक्षा 20% ही लागत आएगी। यानी कि अगर 100 रुपये रसायन में खर्च हो रहे हैं तो प्राकृतिक खेती में 20 रुपये ही खर्च होंगे। और गन्ना किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं जिससे किसान लाभ ले सकते हैं? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी योजनाएं चलाई गई है, जैसे गन्ना बीज योजना है जिसमें कि नवीनतम प्रजातियों के बीज उनको जो सोलर हीट ट्रीटमेंट के द्वारा उपचारित करके उनको बुआई के लिए दिया जाता है। इसी प्रकार से गन्ना नर्सरी कैसे तैयार की जाए उसके लिए हमारे महिला समूह और जो हमारे किसान समूह हैं उनके माध्यम से उसकी जो सिंगल बर्ड चिप विधि है उससे नर्सरी तैयार करते हैं। इसी प्रकार से अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गन्ना विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना चलाई गई है जो हमारे जनपद में स्टार्ट हो गई है। किसान समाचार के लिए कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ मैं शमीम अख्तर, गाजियाबाद।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार को उपार्जन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि जिन उपार्जन केंद्रों पर किसानों द्वारा कम स्लॉट बुक कराए हैं और खरीदी कम हो रही है, उस क्षेत्र के किसानों को फोन लगाकर एवं प्रत्यक्ष संपर्क कर इसके लिए जागरूकता की जाए। समर्थन मूल्य पर किसान भाइयों से गेहूं का उपार्जन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है, इसीलिए इस काम में कोई ढिलाई न हो। कलेक्टर ने भितरवार विकासखंड के सांखनी व मुरार विकासखंड के पारसैन व डबका बेहट उपार्जन केंद्रों पर कम स्लॉट व कम खरीदी होने पर नाराजगी जताई। साथ ही सांखनी व पारसैन संस्थाओं के समिति प्रबंधक और भीतरवार क्षेत्र के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को निलंबित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सरकार की मंशा के अनुरूप स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को गेहूं उपार्जन का काम देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि समर्थन मूल्य पर उपज बेचकर किसानों को भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की दुकानों से जुड़े शेष सभी उपभोक्ताओं की EKYC अभियान बतौर पूर्ण कराने के निर्देश भी कलेक्टर ने इस बैठक में दिए। और इस बीच जम्मू के RS-पुरा क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को RS-पुरा के सीमावर्ती गांव बाजे चक तक नई बस्ती कोरोटना में बिजली का शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग से लगभग 15 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार गांव बाजे चक में दोपहर लगभग 2 के करीब खेतों में अचानक आग लग गई, जिस कारण 10 एकड़ के करीब गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की घटना के बारे में लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर स्थानीय लोगों के सहयोग के साथ आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 10 से 12 एकड़ के करीब गेहूं की फसल जलकर राख हो गई थी। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वे तुरंत नुकसान का जायजा लें और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए सूची तैयार करें। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली NCR के साथ ही उत्तर भारत में एक बार फिर से गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। पिछले 2 दिन में हुई बारिश से राहत खत्म होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 22-24 अप्रैल के दौरान दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। 23-24 अप्रैल को राजस्थान और हरियाणा में लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही महाराष्ट्र ने गर्मी में लोगों की मुश्किल और बढ़ा दी है। तापमान में हो रहे लगातार इजाफे ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है। खासतौर पर विदर्भ और मराठावाड़ के इलाकों में अगले कुछ दिन बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। मौसम विभाग के मुताबिक विदर्भ में आज से 23 अप्रैल के बीच तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के पलवल जिले में कृषि विभाग ने फसल अवशेष जलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। खेड़ली जीता गांव में महिला किसान समेत 4 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस पूरी जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगी। कृषि विभाग के अधिकारी रमेश चंद ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत फसल अवशेष जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। आरोपी किसानों ने 2 एकड़ क्षेत्र में फसल अवशेष जलाकर कई कानूनों का उल्लंघन किया है। इनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व 280 और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 शामिल हैं। बात करते हैं चना फार्मिंग की। किसानों की आमदनी ढानी के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अधिक उपज देने वाली नई किस्मों का विकास लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI पूसा नई दिल्ली द्वारा चने की नई उन्नत किस्म पूसा चना 4037 अश्विनी का विकास किया गया है। 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की संभावित उपज वाली पूसा चना किस्म का नाम अश्विनी पूसा की एक प्रतिभाशाली छात्रा और वैज्ञानिक डॉक्टर अश्विनी के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने हाल ही में तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आई बाढ़ में दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी थी। पूसा चना 4037 अश्विनी किस्म को पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अधिसूचित किया गया है। ये किस्म चने में लगने वाले कई रोगों के लिए प्रतिरोधी होने के चलते कम लागत में ज़्यादा पैदावार देती है। चने की इस किस्म की औसत उत्पादन क्षमता 2600
73 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। वहीं इस किस्म की अधिकतम उपज क्षमता 3,646 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इस किस्म में उच्च प्रोटीन की मात्रा 24.8% पाई गई है। देश में आत्मनिर्भरता की भावना को सशक्त करने वाले खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र ने बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के मार्गदर्शन में न केवल नई ऊंचाइयों को छुआ है, बल्कि करोड़ों ग्रामीणों के जीवन में भी नई रोशनी का संचार किया है। खादी अब केवल एक वस्त्र नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण का प्रतीक बन चुकी है। सोमवार को नई दिल्ली के राजघाट स्थित कार्यालय में खादी और ग्रामोद्योग के वित्त वर्ष 2024-25 के अंतिम आंकड़े जारी करते हुए ये बातें अध्यक्ष KVIC श्री मनोज कुमार ने कही। उन्होंने बताया कि KVIC ने वित्त वर्ष 2024-25 में उत्पादन, बिक्री और नए रोजगार सृजन का नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते 11 वर्षों में बिक्री में 447%, उत्पादन में 347% और रोजगार सृजन में 49.23% की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 में वर्ष 2013-14 की तुलना में बिक्री में 399.69% और उत्पादन में 314.79% की वृद्धि दर्ज की गई। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। मंडियों में इन दिनों कॉफी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। 21 अप्रैल को मंडियों में कॉफी की आवक न के बराबर रही। केरल की मन्नतावड़ी मंडी में 19 अप्रैल को कॉफी का भाव रहा 26,200 रुपए, जो कि 21 अप्रैल को 100 रुपए गिरकर 26,100 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। हालांकि बीते शनिवार को केरल की ही कलपेट्टा मंडी में इसकी खरीद 26,300 रुपए पर हुई। साथ ही पुलपल्ली मंडी में कॉफी के सौदे 25,300 रुपए पर हुए। बात निर्यात की करें तो भारतीय कॉफी दुनिया भर में खूब पसंद की जाती है। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है। ये 2020-21 के $719.42 बिलियन से $42 मिलियन से लगभग 2 गुना है। भारतीय कॉफी अपने अनोखे स्वाद की वजह से वैश्विक बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत ने इटली, बेल्जियम और रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया है। भारत में कॉफी की पैदावार का लगभग 3/4 हिस्सा अमेरिका, अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी का है। इनमें मुख्य रूप से बिना भुने बीन्स के रूप में निर्यात किया जाता है। हालांकि भुनी हुई यानी रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी जैसे उत्पादों की मांग बढ़ने से निर्यात में तेजी आई है। भारत में पहले के मुकाबले कॉफी की मांग चाय की तुलना में बढ़ी है। इसकी वजह से भारत में कॉफी की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में इसकी मांग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। इसकी खपत की बात करें तो कॉफी की घरेलू स्तर पर खपत साल 2012 में 84,000 टन थी, जो साल 2023 तक आते आते 91,000 टन हो गई है। बता दें कि भारत के कर्नाटक राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में कॉफी की पैदावार 2,48,020 टन रही थी। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य रही। 21 अप्रैल को इसके भाव में तेजी का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में भाव टूटे तो कुछ में केले का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 19 अप्रैल को इसका भाव रहा 2,500 रुपए, जो कि 21 अप्रैल को 500 रुपए उछलकर 3,000 रुपए हो गया। केरल की पालक्कड़ मंडी में भी केले के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 19 अप्रैल को केले की खरीद 5,900 रुपए पर हुई। 21 अप्रैल को यहाँ इसका भाव 200 रुपए की छलांग लगाकर 6,100 रुपए पर पहुंच गया, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान केले के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 21 अप्रैल को केला बिना किसी बदलाव के 2,900 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 21 अप्रैल को केले का कारोबार 30 रुपए
टूटकर 2,870 रुपए पर हुआ, जबकि 19 अप्रैल को यहां केले का भाव था 2,900 रुपए प्रति क्विंटल। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहां की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाकों और दक्षिणी बिहार में गेहूं और सरसों की कटाई करके फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। खड़ी फसलों और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बिहार के नवादा जिले में मक्का की तैयार फसल की कटाई करें। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। उधर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के किसानों को सलाह है कि वो तेज बारिश की संभावना को देखते हुए टमाटर की रोपाई कुछ दिनों के लिए रोक दें। अगर किसान पहले ही टमाटर की रोपाई कर चुके हैं तो पौधों को सहारा देने का काम करें और क्यारियों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। अदरक, हल्दी और तरबूज के खेतों में भी पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करना जरूरी है। कीवी के बागानों में भी बारिश का फालतू पानी जमा ना होने दें। तेज हवाओं और भारी बारिश में भारी वजन की वजह से कीवी की बेल टूटने का खतरा है। किसानों को सलाह है कि वो कीवी की बेल को सहारा देने का काम करें। इसी तरह गांगेय पश्चिम बंगाल में मूंग और धान को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। तेज हवाओं में तरबूज की बेलों को खराब होने से बचाने के लिए पौधों की जड़ों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। बैंगन और अन्य सब्जियों के पौधों को सहारा देने का काम करें ताकि तेज हवाओं में पौधे गिरकर खराब ना हो। खराब मौसम में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय के किसान तैयार सब्जियों और फलों की तुड़ाई समय पर कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें।
इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर। उनकी ये यात्रा क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम मोदी ने अपनी सऊदी अरब की यात्रा पर कहा कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने पुराने रिश्तों को बहुत महत्व देता है। पिछले 10 सालों में हमारे आपसी संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार के साथ जयपुर के प्रसिद्ध आमेर महल पहुंचे। वेंस परिवार का पारंपरिक अंदाज में जोरदार स्वागत किया गया। एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक। इसमें देश के जाने माने कानून विशेषज्ञों के सुझाव लिए जा रहे हैं। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव आज देश की जरूरत है और इसको लेकर जेपीसी ने बहुत सुझाव लिए और अभी भी जनता के बीच में जाएंगे। ईडी ने झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों में जमीन घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने रांची, बोकारो, रामगढ़ सहित झारखंड और बिहार के कुल 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। बिहार के पटना में भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा एयर शो का आयोजन। ये आयोजन 22 और 23 अप्रैल को जननायक गंगा पथ पर किया जा रहा है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जैसे हम जनता के लिए हीट एक्शन प्लान लेकर आए हैं, वैसे ही अगले हफ्ते हम प्रदूषण एक्शन प्लान लेकर आएंगे। सीरमपुर हत्याकांड पर डीसीपी उत्तर पूर्व आशीष मिश्रा ने कहा कि मुख्य अभियुक्त ने 2 नाबालिग लड़कों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।